Hello everyone. Welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we will discuss about the theory and evolution. It comes under the Unit 7 Labor Legislation Code 55 syllabus. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फाउंडेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, जो कि हमारे स्टार्टिंग था यूनिट का, जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉ पढ़े. वो हमने क्या पढ़ा? व्हाट एंड व्हाई लेबर लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड. टुडे वी विल डिस्कस हाउ इट इज इवॉल्व इन लेबर लेजिस्लेशन एंड थ्योरी क्या कहती है, इवोल्यूशन क्या कहती है, तो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है. इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? कमिटी एंड कमीशन. दिस इज आवर टेबल ऑफ कंटेंट. 7 वेलफेयर थ्योरी भी डिस्कस करेंगे. पुलिस थ्योरी टू फिलैंथ्रोपिक थ्योरी. 5 ईयर लेबर लॉ कैसे इवॉल्व हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट टू लेबर कोड जो कि अभी 2019-20 में जो इवॉल्व हुए हैं. देन फंडामेंटल कमिटी एंड कमीशंस. फर्स्ट डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर. आपको पता है ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ लिया था. और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? P/Q भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट में मतलब बोला हुआ था कि मैम आप टॉपिक के साथ हमें, हर मॉड्यूल के साथ आप हमें क्वेश्चनिंग भी अटैच करो. तो इसलिए हमने क्या किया, हर टॉपिक के साथ उसके P/Q अटैच करें. फिर नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे? सीरीज स्टार्ट करेंगे जिनका हमने P/Q नहीं किया यूनिट 1 से यूनिट 5 तक, उसके बाद हम दोबारा से करेंगे. तो अगर आपको JRF जून का क्रैक करना है तो आप कैसे करना है? एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है. पहले सारे टॉपिक सॉल्व करो, फिर उसके बाद P/Q करो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट थ्योरी, पुलिस थ्योरी. पुलिस थ्योरी आप समझते हो ना, कोर्सन कंपल्सन, कि आपको फियर ऑफ पनिशमेंट से की वजह से आपको लेबर लॉ फॉलो करने पड़ रहे हैं. देन कम टू द रिलीजियस थ्योरी. रिलीजियस थ्योरी क्या कहती है कि अच्छा अटॉनमेंट मतलब क्लियर, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके क्या हो, जो पास्ट सीन्स होते हैं, जो पाप होते हैं वो मिट जाते हैं. और इन्वेस्टमेंट मतलब अगर इन्वेस्ट करते हो तो फॉर अ बेटर नेक्स्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ. फिलैंथ्रोपिक थ्योरी मतलब लव मैनकाइंड बिना विदाउट सेल्फिशनेस. ये क्या करते हैं? दूसरों का इनको अच्छा लगता है कि यस ह्यूमन बीइंग की हमें हेल्प करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग से हमें प्यार करना चाहिए. एनिमल इज सोशल बीइंग. ठीक है, ये रॉबर्ट ऑन थे इसके फाउंडर्स. देन ट्रस्टीशिप थ्योरी कहती है कि मैनेजिंग वेल्थ ऑफ सोसाइटी एज ए फादर फिगर. मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऑनर नहीं हो, आपकी क्या है? ट्रस्टी हो. ओके, और जो हमारे एम्प्लॉय है वो क्या है? हमारे को ऑनर. देन प्लेकेटिंग थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमें क्या करना है, उन्हें थोड़े टाइम के लिए हमें उन्हें कुछ देता रहना चाहिए. अपीजमेंट एंड पेसिफिकेशन मतलब उनकी डिमांड, अगर वो स्ट्राइक लॉकआउट ना कर दे तो इससे पहले हमें थोड़ा सा उनके ऊपर ब्राइब देना चाहिए, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री में पीस बनी रहे. मतलब उनकी डिमांडेड उनको वेजेस अच्छे से देना चाहिए. इस कॉल्ड द प्लेकेटिंग थ्योरी. देन पब्लिक रिलेशन थ्योरी. आप इसलिए लेबर का अच्छे से कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको अपनी एक इमेज बिल्डिंग करनी है. जैसे टाटा कंपनी हो गई है ना, तो वो क्या है? उसकी एक इमेज है, इन्फोसिस है. देन कॉर्पोरेट इमेज बिल्डिंग, पॉजिटिव पब्लिक इंप्रेशन, जिससे क्या होगा? गुडविल होगा, पब्लिक रिलेशन जो होंगे हमारे अच्छे होंगे. देन फंक्शन थ्योरी, कि अगर हम अच्छे से वर्कर का ख्याल रखेंगे, उनको वेजेस देंगे, तो हायर प्रोडक्टिविटी रहेगी, जिससे क्या होगा? हायर इफिशियंसी रहेगी. तो ये 7 थ्योरी है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरीके से वो एग्जाम पूछ लेता है. तो फर्स्ट वन इज द पुलिस थ्योरी बेस्ड ऑन फियर एंड कंपल्सन. हाँ, आपको पता है कि एम्प्लॉयर क्या होता है, वो इनहेरेंटली मतलब उसके अंदर है कि वो कहीं ना कहीं वर्कर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में वो क्या करता है? एक्सप्लॉइटेशन करता है. मतलब एम्प्लॉयर क्या है? सेल्फिश है. उसे इसे क्या मतलब है? उसे अपने प्रॉफिट आने से मतलब है. ठीक है, वो प्रॉफिट आने के लिए वो क्या करता है? वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन करता है. मतलब मैक्सिमाइज वर्किंग आवर्स दे दिए, उनको अच्छी सी सेफ्टी कंडीशन नहीं दी. तो इस चक्कर में हमारी लेबर को क्या करना पड़ता है? जो लॉ है हमारी स्टेट को क्या है? एक्ट एज ए पुलिसमैन की तरह बिहेव करना पड़ता है. मतलब एज ए कि अगर आपने ये लॉ फॉलो नहीं करे तो आपको पनिश किया जाएगा. जस्ट लाइक अ मिनिमम वेजेज एक्ट हो गए, फैक्ट्री एक्ट में सेफ्टी हो गए, वर्किंग आवर्स हो गए. तो लेबर लॉ कैसे बिहेव कर रही है? एज ए पुलिस की तरह. तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अगर एकदम पोर्शन आ जाए, ये मैं ट्रिगर वर्क क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसी से ही कोई आपको डायरेक्ट तो कोई नहीं पूछेगा. अब इतना इजी नहीं रहा एनटीए का एग्जाम. ठीक है, वो आपसे एज ए अगर आप पूरा सिलेबस भी कर लो, अगर आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा तो एसएसएल, रीजनिंग, कंसेप्चुअल एनालिसिस, कीवर्ड को रिलेट करना नहीं सीखा तो आप नहीं निकाल सकते. तो आपको क्या करना है? अगर उसमें कोर्सन पूछ दिया जाए, कंपल्सन पूछ लिया जाए, या पनिशमेंट, फियर, स्ट्रिक्ट, मिनिमम, अनविलिंग एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर विलिंगली नहीं है, इसलिए लेबर क्या कर रही है? जो लेबर लॉ है वो उन्हें फोर्सफुली उन सारे रूलों को फॉलो करवा रही है. तो इट्स कम अंडर द
पुलिस थ्योरी, इट बेस्ड ऑन फियर एंड कंपल्सन। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। देन कम टू द रिलीजियस थ्योरी बेस्ड ऑन कर्मा एंड आफ्टर लाइफ। आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं, हम इसलिए अच्छे काम करते हैं क्योंकि हमें आफ्टर डेथ हमें एक हेवन लाइफ मिलेगी, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या है, रिलीजियस मतलब जो लोग रिलीजियस है उसे कैसे लेवल ने उनको किस तरीके से बताया कि टू सेल्फिश सब टाइप बेस्ड और रिलीजियस बिलीफ है, दो तरह के हैं। पहला इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट, मतलब अगर आप वर्कर के लिए अच्छा करोगे, उनकी बेटर लाइफ को सिक्योर करोगे, देन आपको क्या होगा, आफ्टर डेथ आपको हेवन मिलेगा, मतलब आपकी मृत्यु के बाद आपको पुण्य मतलब वो स्वर्ग प्राप्ति होगी, ठीक है। ये होगी हमारे इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट। देन सेकंड वन इज द अटोनमेंट एस्पेक्ट। एंड अटोनमेंट एस्पेक्ट्स क्या होंगे, डूइंग गुड नाउ, अगर आप इस टाइम करोगे, अच्छा करोगे अटोनमेंट में, तो आप जो आपके पाप है, जो आपने गिल्ट है, जो आपने पास्ट में किए हुए हैं, पास्ट में एक्सप्लॉइटेशन किया है, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इट्स द रिलीजियस थ्योरी। तो अब ये पूछ लीजिएगा अटोनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट किसके अंदर था, तो आपको पता है ये क्या है। और असेसरी रीजनिंग में ये भी पूछ लेते हैं इन्वेस्टमेंट किसके लिए करते हैं, आफ्टर डेथ, फ्यूचर के लिए, और अटोनमेंट किसके लिए करते हैं कि अपनी जो पास्ट में जो हमने गलतियां करी हैं उनको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा था। तो अब आपको कैसे कर्मा, सीन, अटोनमेंट, आफ्टर लाइफ रिवॉर्ड्स, ये प्योर अल्ट्रुइज्म तो नहीं है। प्योर अल्ट्रुइज्म क्या होता है कि आप सेल्फलेसली बिना किसी से एक्सपेक्ट करे उनकी हेल्प करना, वो कहलाता है प्योर अल्ट्रुइज्म। पर हाँ ये समथिंग है कुछ कि आप कर्मा मान लो या आफ्टर लाइफ मान लो, आप कहीं ना कहीं रिलीजियस बेस्ड थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये अब सेकंड होगी हमारे रिलीजियस। देन कम टू philanthropic theory. Philanthropic theory क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन अल्ट्रुइज्म। एम्प्लॉय प्रोवाइड वेलफेयर सिंपली बिकॉज दे लव ह्यूमैनिटी। वो क्यों वेलफेयर कर रहा है एम्प्लॉय लेबर के लिए, क्योंकि उसको वो ह्यूमैनिटी करना उसे पसंद है, उसे इंसानियत पसंद है, वो लोगों की हेल्प करना पसंद है, उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। पिटी द पुअर वर्किंग कंडीशन, उसे लोगों की खराब कंडीशन देख के उसको थोड़ा सा अनईजी सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या चैरिटी है, विदाउट द एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो अब ये कहते हैं लव फॉर मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, जब आपको किसी के लिए इतना माइंड में इम्पैथी है, जब आप आओगे फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। ये किसने दी थी, रॉबर्ट ऑन ने दी थी, जो कि फादर ऑफ कॉर्पोरेशन के कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया, हाउसिंग, स्कूल वॉलेंट्री, ये सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड किए थे, नॉट ड्यू टू द लॉ, लॉ के द्वारा नहीं, इनका खुद का था कि लविंग मैनकाइंड थे, ठीक है। देन अगर आपको इसमें एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाएगा, लव फॉर मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, चैरिटी, अल्ट्रुइज्म, रॉबर्ट ऑन, तो योर इज फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। नाउ कम टू द फोर्थ, ट्रस्टीशिप पैटर्नलिस्टिक थ्योरी। ये किसके बेसिस पे, मोरल ड्यूटी के बेसिस। आपको पता है इसके कौन थे प्रोपोनेंट, महात्मा गांधी। इनका कहना था कि एम्प्लॉयर होल्ड अ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड वेल्थ इन ट्रस्ट फॉर द सोसाइटी एंड द वर्कर, दे आर नॉट द एब्सोल्यूट ओनर, दे मस्ट एक्ट लाइक अ फादर फिगर। आपको पता है पहले हमारे जो वर्कर थे वो क्या थे, अनस्किल्ड थे, मतलब अनस्किल्ड मतलब वो इलिटरेट थे, ठीक है, इलिटरेट थे, तो उन्हें अपने बारे में इतना नहीं पता था। तो अब गांधी जी का कहना था कि वो अपने बारे में अच्छे, जैसे एक फैमिली का बात करो, जैसे फादर जितना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं उतना बेबी नहीं ले सकता। तो ये ऐसा था कि जो हमारा जो ऑनर है वो एक्ट एज ए फादर है, क्योंकि हमें उसे पता है कि उनके लिए क्या बेटर है, हमारे बच्चों के लिए, ऐसे वर्कर के लिए क्या बेटर है वो उनको पता है, ऑनर को। तो इनका कहना था कि ट्रस्ट है, कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट ऑनर नहीं है, दे कैसे फादर फिगर है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं वर्कर को, जो कि हम माइनर की तरह ट्रीट करते थे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, ट्रीट कर रहे हैं माइनर की तरह, बच्चों की तरह। अब इनका क्या कहना था फिलैंथ्रोपी का, कि आप और जो भी वर्कर है वो सर्वेंट नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वो भी ऑनर है। इन्होंने फिलैंथ्रोपिक थ्योरी और इसमें क्या डिफरेंस है, फिलैंथ्रोपिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी में क्या डिफरेंस है। ट्रस्टीशिप इज डन आउट द मोरल ऑब्लिगेशन टू मैनेज वेल्थ प्रॉपर्टी। ये क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, कि यस हमने वेल्थ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ओनर की जिम्मेदारी है कि आपको उसकी जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ प्रॉपर उसकी है, उसको प्रॉपर से ख्याल रखना है। बट फिलैंथ्रोपिक थ्योरी क्या थी, डन आउट प्रिटी, मतलब वो लविंग ह्यूमन काइंड है, उसके ऐसा नहीं है उसको बस अच्छा नहीं लग रहा लो ये एक्सप्लॉइटेशन होते हुए, इसलिए उसको हेल्प करनी है। तो अगर कहीं एग्जाम में पूछ ले जाए फादर फिगर, ट्रस्टी, मोरल ऑब्लिगेशन, गांधीयन अप्रोचिंग, मैनेजिंग सोशल वेल्थ, योर आंसर शुड बी अ ट्रस्टीशिप और पैटर्नलिस्टिक, ओके। देन फिफ्थ इज अ प्लेकेटिंग थ्योरी बेस्ड ऑन अपीजमेंट। इनका कहना था कि हमें ना वर्कर को दे देना चाहिए
जिससे कि वो ज्यादा की डिमांड नहीं करें। मतलब अगर उन्हें थोड़े, कहते हैं अगर आप उन्हें थोड़ा थोड़ा देते रहोगे तो वो हायर डिमांड नहीं करेंगे। तो उनका कहना था कि गिव देम ए लिटिल सो दे नॉट डिमांड अ लॉट, थोड़ा थोड़ा दो। इससे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर क्या करते थे, उन्हें वेलफेयर प्रोवाइड दे देते एज ए बेनिफिट, एज ए ब्राइब की तरह, जिससे वो पैसिफाइड हो सके, हमारी स्ट्राइक लॉकआउट नहीं हो, इंडस्ट्री में पीस मेंटेन हो। तो उनका क्या था कि बस हमें क्या करना है, उनकी जो टाइम टाइम पे जो वर्कर है उनको वेजेज है उन्हें अच्छे से देते रहना चाहिए, जिससे कि एक बड़ा आगे ऐसा ना हो कि हमारा अनमेनेजेबल स्ट्राइक और लॉकआउट हो जाए। तो इसमें कैसे क्योंकि देखो आप सिंपल डेफिनेशन तो नहीं है, वो इसी तरीके से पूछेगा अपीजमेंट बेसिस। अपीजमेंट होता है कि उसकी कोई भी है छोटा छोटा उसको फुलफिल कर दो, ठीक है। आप नहीं हो, आप सेटिस्फाइड भी नहीं हो, पर लगता है कि फिर भी उसको एज ए दे दो उसके जो चाहिए। ब्राइबरी, पेसिफिकेशन, मिलिटेंट यूनियन, बस बाय इंडस्ट्री पीस, इंडस्ट्री एक तरह का तुम इंडस्ट्री पीस खरीद रहे हो, इंडस्ट्री अनरेस्ट, एप्लीकेटिंग यूनियन। एंड 6 is पब्लिक रिलेशन थ्योरी, पब्लिक रिलेशन बेस्ड ऑन इमेज बिल्डिंग, एज आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस। वेलफेयर फैसिलिटी आर प्रोवाइड प्योरली टू बिल्ड अ कॉर्पोरेट इमेज। हम क्यों देते हैं, जैसे आपने देखा होगा टाटा, जो हमारी टाटा कंपनी है उसका नाम क्यों है, क्योंकि उसने क्या किया, एक कॉर्पोरेट गुड इमेज बना रखी है। क्यों, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय को अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उनकी वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप क्या होगा, आपको पता है अगर आप अच्छे से वर्कर का ख्याल रखोगे तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इतना पॉजिटिव बन जाएगा कि आपकी इमेज में जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देगा आपकी कंपनी में, ठीक है। पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छी रहेंगी, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर अच्छी तरीके से उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। एक मार्केटिंग टूल है, अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो इट्स बेस्ड ऑन योर पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए कर रहे हो। तो इसमें क्या है, इमेज बिल्डिंग, कॉर्पोरेट गुडविल, पब्लिसिटी, विंडो ड्रेसिंग, रेपुटेशन, एक तरह का आपने ड्रेसिंग कर दिया कि यस सब कहेंगे ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो अब पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए आपने अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करो तो ये कौन सी थ्योरी कहलाएगी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी। देन 7th इज फंक्शनल एंड इफिशिएंसी थ्योरी। ये किसके बेसिस पे, ये हमारी होती है प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे। इसमें क्या होता है, वेलफेयर कोई चैरिटी नहीं है। आप ये सोचो कि आप अगर वर्कर को बहुत फैसिलिटी दे रहे हो तो एक चैरिटी का काम कर रहे हो, नो, इट्स अ स्मार्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर उनको हेल्दी, वेल हाउस, वेल रेस्टेड वर्कर करोगे तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे और ज्यादा ट्रस्टी रहेंगे, लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इनका कहना यही था कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, इफिशियंसी इंप्रूव होगी, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी इंप्रूव होगा। ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट लोअर एफिशिएंट, तो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये थ्योरी क्या करती है, फंक्शनल इफिशिएंसी थ्योरी। आई होप आपको 7 थ्योरी अच्छे से रिकॉर्ड हो गई हूँ, और अगर नहीं है तो आप फर्स्ट वाला जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। देन कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लेवलाइजेशन, दैट इज इवोल्यूशन। आपको पता है एग्जाम में वो पूछ ही लेता है, कैसे भी घुमा के आपको इवोल्यूशन और लेवलाइजेशन से पूछ ही लेगा। तो फर्स्ट जो था हमारा एरा, अब हमें से 5 एरा, जैसे आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो वहां पे क्या होगा, 4 एरा तक ही है पोस्ट एलपीजी, लेकिन अभी हमने क्या किया, इसका 5 एरा में डिवाइड हो गया। देन फर्स्ट वन ना ब्रिटिश सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब ये हमारी लेबर वेलफेयर के लिए नहीं किया था। पहला एरा में पढ़ेंगे कि उन्होंने ब्रिटिश ने अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने क्या किया, यूके मर्चेंट टू इंक्रीज इंडियन कॉस्ट। आपको पता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, हमारा टेक्सटाइल में हब था इंडिया, तो वो क्या करता था, जो ब्रिटिश थी उससे कम सस्ते रेटों में प्रोवाइड करा देता था, जिससे अब लगा कि ब्रिटिश को कि वो कंपटीशन बन गया, उसके माल को तो कोई नहीं खरीदेगा। तो अब उसने क्या किया, कहीं ना कहीं उसके ऊपर वर्किंग आवर, जैसे वर्किंग आवर कम कर देंगे तो उनकी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, देन उनको फैसिलिटीज, सेफ्टी, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई, पर उनका ये वर्कर के वेलफेयर के लिए नहीं था, ये ब्रिटिश की कंपटीशन को बचाने के लिए था, ठीक है। तो देन ब्रिटिश सेल्फ इंटरेस्ट में कहेंगे वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया 1859 में। आपको पता है ये प्योर एंटी लेबर था, मतलब इसमें क्या था, अगर आपने कोई भी वर्कर अगर किसी जॉब को छोड़ के चला जाता है तो वो ट्रीट कैसे करा जाएगा, एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, उसको जेल भी हो सकती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि यस कि अर्ली लॉ किसके लिए बने थे, वर्कर वेलफेयर के लिए, नो, ये क्या था, दे वर फॉर ब्रिटिश टेक्सटाइल प्रोटेक्शन के लिए। देन कम टू द एरा 2, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन एरा 2 में क्या है, कैटलिस्ट एरा। कैटलिस्ट एरा में 3 मेन कैटलिस्ट, ILO आया 1919 में, A2 का आया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, और व्हाइटले कमीशन आया 1929 में। तो इनके कारण क्या हुआ, अब जब ये सारे आए तो ये अब यहाँ से हमारा एक्चुअली स्टार्ट हुआ लेबर वेलफेयर पे, तब हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट का
बर्थ हुआ कि नहीं, हमें कम से कम इंटरनेशनल लेवल से अलाइन करने के लिए हमें कम से कम रजिस्टर और यूनियन को वर्कर को अपने राइट के लड़ने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट आया, और कम से कम टाइमली वेजेस मिलना चाहिए, इसके लिए पेमेंट वेजेस एक्ट आया। देन एरा 3 पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब आया इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। ये इसमें कौन कौन से आए हमारे, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आई जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशनल मैपिंग में। देन फैक्ट्री एक्ट आया 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट आया 1948, देन ईएसआई एक्ट आया 1948। तो ये हमारा आया कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। देन एरा 4 पोस्ट 1991 एलपीजी, आपको पता है ये प्रोटेक्शन जो था पहले, अब क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गई, क्योंकि आप क्या करते हैं फॉरेन अब इसमें इन्वेस्ट करके अपना सेटअप कर सकते थे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया बाउंड्री को। तो अब यहाँ पे क्या आया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो डीरेगुलेशन, वॉलंटरी कंप्लायंस, हायर एंड फायर, मतलब ये सारा हमारा एरा इसमें आया, थोड़ा सा ईज कर दी। देन कम टू द कोडिफिकेशन एरा। सेकंड, आपको पता कोडिफिकेशन एरा जो आया, जो हमारा 2002 में सेकंड नेशनल कमीशन लेवल थे जो रविंद्र वर्मा ने, उन्होंने 4 न्यू लेबर कोड को डिफाइन किया। अब इन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देन फर्स्ट वन इज द एरा 1, द ब्रिटिश सेल्फ इंटरेस्ट फेज, प्री 1990, ये 1919 से पहले की बात है, जब इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन वाज बूमिंग इन इंडिया। हमारा इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हो रहा था, स्पेशली टेक्सटाइल, जब बॉम्बे अहमदाबाद, आपको पता है टेक्सटाइल था हमारे इंडिया में, बॉम्बे मिल एसोसिएशन पड़ा हुआ है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर पड़ा है, तो ये क्या ये उसी टाइम की बात है, 80s 81 80 और 90s की बात है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कैसे लेबर वेलफेयर की स्टार्ट हुई, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या था, वो ऐसा नहीं था कि हमें इंडियन वर्कर के लिए कुछ अच्छा करना है, ये क्या था, दे वर लॉबिड फॉर बाय द लेंचायर एंड मेंसे टेक्सटाइल मर्चेंट इन द यूके, ठीक है। जो हमारी लेंचायर और मैनचेस्टर टेक्सटाइल मर्चेंट थे यूके में, उनको क्या था, उनको ये था कि जो चीप इंडियन लेबर थी वो इंडियन टेक्सटाइल को चीपर कर रही थी देन द ब्रिटिश टेक्सटाइल। तो ब्रिटिश मर्चेंट ने डिमांड करी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंडियन लेबर, कि यस रिस्ट्रिक्ट कर दी कि आवर्स कम करो, वहां पे अच्छे से सेफ्टी नहीं हो रही है, इंक्रीज सेफ्टी कॉस्ट करो, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे उनकी कॉस्ट भी हाई हो जाएगी और वो भी फील्ड में रह सकते हैं। तो ये मेन मोटिव था ब्रिटिश का, ठीक है। देन इसके कारण क्या आएगा, फैक्ट्री एक्ट आया 1881 और 1891 में, जो कि स्ट्रिक्टली किस पे था, चाइल्ड लेबर आवर्स और इंक्रीज कॉस्ट, चाइल्ड लेबर जो आवर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना था पहला। देन सेकंड आया हमारा वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटी लेबर, ब्रिटिश क्या कर रही थी, पनिश कर रही थी वर्कर को जो जॉब छोड़ के जा रहे थे, ट्रीट एज ए, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो आज एज ए क्रिमिनल ऑफेंस माने जाएंगे, इसके कारण। और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया 1929 में, जो रिस्ट्रिक्ट था, एमिंग थी कि यस जो भी स्ट्राइक वगैरह है आप नहीं कर सकते। तो ये जो था एरा 1 ब्रिटिश के सेल्फ इंटरेस्ट फेज के लिए है, याद रखिएगा ये हमारे लिए था जो 1919 से पहले। देन 1919 में बाद में क्या हुआ, हमारा वर्ल्ड वार जो 1 था वो हमारा एंड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बर्थ ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स, राइजिंग सोशलिस्ट, अब धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होने लगे, सोशलिस्ट भी धीरे धीरे ग्लोबली लेवल पे इंक्रीज होने लगे। तो अब यहाँ पे 3 मेजर कैटलिस्ट थे, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1919 में आए थे, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। तो अब उसके ऊपर प्रेशर था कि यस आपको इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड था हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो यूनियन थी ट्रेड यूनियन, जो कि अपनी डिमांड उसके पास था कि वो अपनी डिमांड को उसकी स्टेचुरी राइट है कि वो अपनी डिमांड को फुलफिल करवा सकते हैं, अपनी डिमांड के लिए इकट्ठा होके एम्प्लॉय के साथ नेगोशिएट कर सकती है। तो ये भी आया, ठीक है। देन थर्ड इज द रॉयल कमीशन ऑन लेबर, विटली कमीशन 1929 में, फास्ट इन्वेस्टिगेशन टू हॉरिफिक इंडस्ट्री, ये क्या करती थी, इसने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल कंडीशन थी उनको इन्वेस्टिगेट किया, ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कमिटी यू कैन से, जिसने इसको देखा कि इंडस्ट्री में एक्चुअल में क्या चल रहा है। देन इसके रिजल्ट में क्या हुआ, बर्थ ऑफ मॉडर्न लॉ, वर्कमैन कंपनसेशन आ गया 1923 में, जो कि फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी लॉ था। देन ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 में, जो रेगुलेटिव लॉ था, एंड पेमेंट वेजेस एक्ट आया जो कि फर्स्ट वेजेस लॉ था, ठीक है। इन्हीं के द्वारा हमारा ये हमारे मॉडर्न लॉ की स्टार्टिंग हुई। देन एरा 3 पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो कि हमारा 1947 टू 1990 है, या यू कैन से डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी फेजेस। इंडिया फ्री है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 1950 में। अब इसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या थे, इंप्लीमेंटेशन होगी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपको पता है
इसका गोल क्या था, शिफ्टेड कंप्लीटली फ्रॉम ब्रिटिश सेल्फ इंटरेस्ट टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब ये था कि जो ब्रिटिश ने अपने लिए वेलफेयर जो लॉ बनाए थे उससे शिफ्ट होके वेलफेयर, जो वर्कर के लिए क्या अच्छा, वर्कर के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको वर्कर पार्टिसिपेशन करना, उनको इक्वलिटी में पे करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजों पे शिफ्ट होने लगे। इसके कारण क्या क्या रिजल्ट हुए, लेजिस्लेशन में क्या क्या लॉ आए। पहला आया फैक्ट्री एक्ट, जो कि हमारे प्रोटेक्टिव स्टैंडर्ड है, हमारा प्रोटेक्ट करके रखना है इनसाइड द फैक्ट्री। मिनिमम वेजेज है, सिक्योरिंग है लिविंग वेज फ्लोर, एटलीस्ट आपको इतना वेजेस तो मिलना चाहिए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो कि सोशल इंश्योरेंस है, ठीक है, कि यस जब आप डिसेबल हो जाते हो, जब आप सिक हो जाते हो, जब आपको ये काम आएंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट एज जब आपके जब जॉब कंप्लीट हो जाती है, जब एज ए रिटायरमेंट सिक्योरिटी काम आती है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट रेगुलेट द वीकेस्ट सेक्शन, ठीक है। देन इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन मतलब इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मेन, अगर सेम टाइप ऑफ नेचर ऑफ वर्क है। तो ये आया हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। देन पोस्ट 1991 के बाद 2014 में क्या था, आपको पता है एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक हमारी फिर से रिफॉर्म हुई। इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें ईज होगी क्या, यस अब लोग अपना इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। एंटीविल टेस्ट क्या करता है, फिलोसफिकल, वो क्या करेगा, इस मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फिलोसफिकल क्लैश हो गया, ठीक है। द गोल वाज टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय और कम्पीट ग्लोबली, चैलेंजिंग द रिजिड प्रीवियस प्रोटेक्शन लॉ। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब इसका गोल क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी दे एम्प्लॉयर्स को, जिससे कि वो ग्लोबल लेवल तक कम्पीट कर जाए, चैलेंजिंग। अब हमारे जो प्रोटेक्शन लॉ है वो बहुत रिजिड है, ठीक है, बहुत पुराने हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लैश आ रहा था। तो फीवर मासिव न्यू एक्ट फोकस शिफ्टेड टू प्रोसीजर फ्लेक्सिबिलिटी, वॉलंटरी कंप्लायंस, समटाइम लीडिंग डीरेगुलेशन, डिबेट, मतलब ये सारी चीजें अब इंटेंसिफाइड हो गई थी। मतलब ये हमारा 1991 के में इसी के रीजन। अब हमारा करंट कोडिफिकेशन एरा आया 2014 टू प्रेजेंट। इसमें क्या है, कंटिन्यू फोकस ऑन, अब उन्होंने जो हमें जो क्लेश आ रहा था पोस्ट 1991 के बाद, उनकी फिलोसफिकल क्लेश आया, अब हम क्या करें, उन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे थे कंप्लायंस को, जैसे कि इन्वेस्टमेंट आए और हमारे उनको इन्वेस्टमेंट आए, मतलब इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि हमारी कंपनी में अच्छे से बिजनेस होगा, तो वर्कर राइट को भी बैलेंस करने के साथ साथ। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, जो कि 2002 में आई, जिसके चेयरमैन कौन थे, रविंद्र वर्मा। ये आपको अच्छे से याद कर रखना है, क्योंकि करंट अपडेट है ये। रिजल्टिंग क्या है, कंसोलिडेशन, इसने क्या किया, जो पुराने लॉज थे उसको 4 न्यू लेबर कोड्स में कर दिया। कोड ऑन वेजेस, जिसमें सारे वेजेस के कोड है। देन इंडस्ट्री रिलेशन, जिसमें हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट, एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, और आपका तीसरा है इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट। देन कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, देन ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब इन तीनों को भी हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। अब 4 लेबर कोड अगर वो पूछ लिया जाए कि यस क्या ये इंप्लीमेंट है नेशन वाइड, तो योर आंसर इज नो, क्योंकि पार्लियामेंट में तो ये पास हो गए, लेकिन अभी स्टेट वाइज, क्योंकि ये क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं लेबर लॉ, तो अभी स्टेट का भी पेंडिंग है, अभी उन्होंने अमेंडमेंट नहीं किए, डेट्स व्हाई अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुए। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द फाउंडेशन कमिटी एंड कमीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ी ऑफ लेबर लेजिस्लेशन की, देन हमने इवोल्यूशन पढ़ा, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे सेल्फ इंटरेस्ट ब्रिटिश से अब कोडिफिकेशन आ गया। देन अब हम पढ़ेंगे कमीशन एंड कमिटी। रॉयल कमीशन ऑन लेबर, आपको पता है 1929 में आया है, 1931 में, जो कौन थे, इसे J.H. व्हाइटले, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द व्हाइटले कमीशन। अब आपको पता है रॉयल कमीशन ऑन लेबर व्हाइटले कमीशन क्यों कहलाता, क्योंकि उसके चेयरमैन J.H. व्हाइटले थे। इसका इम्पैक्ट क्या था, इसने इन्वेस्टिगेट करा था हॉरिफिक क्या क्या कंडीशन है इंडस्ट्री वर्कर की इंडियन में, तो इन्होंने क्या किया, सबसे फर्स्ट ये थी जिन्हें हॉरिफिक अनरेगुलेटेड कंडीशन, आपने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे, ये इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो इसके कारण अब क्या क्या बढ़ता है, डायरेक्टली पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, क्योंकि उन्होंने देखा कि वर्कर को टाइमली वेजेस ही नहीं मिल रहा, या एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट, उन्होंने देखा बहुत सारे 14 ऐसे लो हैं, अगर करवाते तो कुछ कंडीशन होती है, वो भी नहीं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। देन ये सारे एक्ट हमारे आए। अगर एसएसएन में आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाइटले कमीशन बर्थ मिनिमम वेजेस एक्ट, तो योर आंसर इज फॉर। आपको पता है व्हाइटले कमीशन ने कौन सा एक्ट किया था, आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। एंड लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी, जो रेगे कमिटी है, उसने किया हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। तो ये हमारा पूछ लेता है रेगे कमिटी। अब आपको पता है ना कि व्हाइटले रेगे कमिटी कौन सी होती है, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी को ही रेगे कमिटी कहते हैं, जो कि 1944 में आई, जिसका चेयरमैन कौन था, डीवी रेगे, ठीक है। इसका इंपैक्ट कहते हैं, स्पेसिफाई इन्वेस्टिगेट करेगी इशू ऑफ हाउसिंग गैप लेफ्ट अनटच बाय द
व्हाइटली कमीशन। जो व्हाइटली कमीशन ने टच नहीं किया था उन्हीं चीजों को, ये जो गैप अराइज हो रहा था उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी बनी। देन इसके कारण बर्थ क्या हुआ हमारा, मैन्युफैक्चरिंग एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट। तो अगर वो पूछ लिया जाए कि व्हाइटली हमारा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है और रह गए हमारा मिनिमम वेजेज एक्ट, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछे। देन कम टू द थर्ड, ये हमारे यही है ना, लेवलाइजेशन में इनका भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना कि कैसे कैसे हमारे बर्थ हुआ। तो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो कि 1966 टू 1969, मतलब 1969 में आप याद कर सकते हैं। इनके चेयरमैन कौन थे, पीबी गजेंद्र गढ़कर। ठीक है, इनका कोर इंपैक्ट क्या पड़ा, इन्होंने सिर्फ द फोकस हैवीली टूवर्ड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे, जो स्ट्रॉन्ग, इन्होंने क्या किया, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना उनको स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड किया कि स्टैच्यूटरी बैकिंग ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन नहीं थी, रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस नहीं था, सिर्फ रजिस्टर्ड था। तो इनका कहना था कि कंपल्सरी आपको इनको रिकॉग्नाइज कराना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट नेशनल कमीशन का था। सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर जो कि 1999 टू 2002 है, इनके चेयरमैन कौन है, रविंद्र वर्मा। दिस इज द इंजन ऑफ, जो अभी जो 4 लेबर कोड्स आए हैं वो इसी के कारण आए हैं। इन्होंने क्या कहा, इट एक्सप्रेस रिकमेंडेड कंसोलिडेट, इन्होंने क्या किया, सबको कंसोलिडेट करके सारे लेबर लॉ को जो ओवरलैप कर रहे थे उनको मिला के 4 न्यू लेबर कोड्स आए हैं। पहला वेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो क्लेश हो रही थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 लेबर कोड ड्राफ्ट किसके बेसिस पे, तो योर आंसर इज सेकंड नेशनल कमीशन लेबर, इज चेयरमैन ऑफ रविंद्र वर्मा। ठीक है, अब ये हमारे हो गए प्रोसेस। देन अब हमने ये टॉपिक पढ़ी, इवोल्यूशन थ्योरी एंड कमीशन। अब आपको इनके पीवाईक्यू करने हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पीपीटी को पढ़ने के बाद आपने कितने पीवाईक्यू सॉल्व करे और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। फर्स्ट वन, मैच द थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर विद द कोर फिलोसफी एंड ट्रिगर। देखो आया ना ये क्वेश्चन, ट्रिगर वर्ड्स, दैट्स व्हाई आई मेंशन इन स्लाइड्स। अब आप बताइए मुझे, अगर आपसे बोलूं प्लेकेटिंग थ्योरी है वो हमारी क्या है, प्लेकेटिंग थ्योरी किसके बेसिस पे काम करती है, एज ए ब्राइब काम करती है टू पेसिफाई, मतलब वो शांत बने रहे ट्रेड यूनियन, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा हमें वर्कर को दे देना चाहिए, जैसे कि स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं होना चाहिए। ए का 3, तो अब ए का 3 इसमें है नहीं, ये कट गया आपका, ये कट गया, हमेशा एमसीक्यू इस तरीके से सॉल्व करो। अब बच्चे आपके पास 2 क्वेश्चन। ट्रस्टीशिप थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है, तो बी का 4, अब बी का 4 इसमें तो है नहीं, अभी ये आ गया आपका आंसर, आंसर नंबर ए का 3, बी का 4, सी का 2। अगर नहीं आता तो अगर आपको इनमें से 2 भी आ रहे हैं तब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। फंक्शन थ्योरी, फंक्शन थ्योरी क्या है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का स्मार्ट है जिससे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ सकते हैं। एंड पुलिस थ्योरी तो सबसे इजी है, कोर्सन थ्योरी, अगर डी का 1 है तो आप डी का 1 में भी और 4th में भी है। तो पुलिसिंग थ्योरी किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑफ फियर, बेस्ड ऑफ पनिशमेंट की बेसिस पे, एम्प्लॉय अनविलिंग है, वो नहीं फैसिलिटी दे रहा चाहता, डेट्स वाई लेबर को जरूरत है कि वो इसको स्ट्रिक्ट की तरह पनिश करे अगर वो फॉलो नहीं करे। तो योर आंसर इज आंसर 1। देन यूजीसी ने जून 2015 दिसंबर 2018 में पूछा गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट वाज इनेक्टेड डायरेक्टली बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन लेबर, व्हाइटली कमीशन, एंड द लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी इन्वेस्टिगेट वेलफेयर हाउसिंग लेफ्ट अनटच बाय व्हाइटली। देखो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इनके जो थे, जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट वो किसके बेसिस पे आया, हमारा लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी के बेसिस पे आया। स्टेटमेंट तो आर का सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि मिनिमम वेजेज एक्ट किसने दिया था, हमारा लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी, रे कमिटी की देन है। और पेमेंट वेजेज एक्ट हमारा किसकी देन है, हमारा है, हमारा उसकी देन है हमारा रॉयल कमीशन और लेबर। तो पहला तो आपका गलत है, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाइटली कमीशन एंड लेबर कमिटी इन्वेस्टिगेट, और सेकंड हमारा सही है, तो ये हमारा फॉल्स है, आर हमारा ट्रू है। तो योर आंसर इज 4th। ओके, तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, अर्ली ब्रिटिश एरा लेबर लॉ, फैक्ट्री एक्ट 1881, 1891 वर पास आउट कंपेशन ऑफ इंडियन वर्कर, देन द 4 न्यू लेबर कोड हैव बीन नोटिफाइड इंप्लीमेंटेड नेशन वाइड। अब पहली बात तो ये 2020 में आया, ये इंडियन वर्कर के लिए था ही नहीं, ये किसके लिए था, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उनकी जो ब्रिटिश टेक्सटाइल थी वो अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमारी इंडिया की जो लेबर थी वो बहुत चीप थी, और हब है बॉम्बे टेक्सटाइल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अभी 4 जो लेबर कोड है अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुए नेशन वाइड, क्योंकि ये हमारा लेबर किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में, तो कंकरेंट लिस्ट में आया, डेट्स वाई अभी स्टेट के कुछ अमेंडमेंट बाकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट हमारे
false है, तो both statement are false. Your answer is 2. Then question number 3. Which of following commission explicitly recommended the consolidation of 44 central labor law into 4 new labor code? किसकी रिकमेंडेशन पे आया? तो देखो रॉयल कमीशन लेबर की रिकमेंडेशन पे क्या आया था? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. फर्स्ट नेशनल कमीशन के अंदर आया कि ट्रेड यूनियन उसे स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए. सेकंड नेशनल कमीशन लेबर के अंदर आया कि यस जो हमारे 44 लेबर कोड से उन्हें 4 न्यू लेबर कोड में तब्दील किया है. इसी की बेसिस पे जो रविंद्र वर्मा इसके चेयरमैन थे. लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी की बेसिस पे आया आपका मिनिमम वेजेस एक्ट. तो योर आंसर इज 3. ठीक है. इंजन ऑफ मॉडर्न कोडिफिकेशन स्ट्रिक्टली सेकंड नेशनल कमीशन. देखो अगर आपने ये पढ़ा है तो आप पीवाईक्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं. देन अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल फाउंडेशनल लेबर कमेटी कमीशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लिया जाता है. जो फाउंडेशनल लेबर कमेटी है इन्हीं के बेसिस पर हमारे लेबर लॉ का फाउंडेशन हुआ है. तो पहला मैंने आपको बताया कौन है? रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो कि 1929 में आया. देन लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो चेयरमैन थे रह गए जो कि 1944 में आया. फर्स्ट नेशनल कमीशन गजेंद्र करकर थे जो 1969 में आया. देन सेकंड नेशनल कमीशन आया हमारा 2002 1999. तो योर आंसर इज 1 CBAD. Then question number 6. The trusteeship theory championed by Roberton dictated that employer provide welfare out of pure pity. The philanthropic theory championed by Gandhi treat the employer as a father figure. Firstly, trusteeship theory किसने दी थी? हमारी गांधी ने. और philanthropic theory किसने दी थी? रॉबर्टन ने. तो पहली बात तो ये गलत है. इन्होंने कहा तो सही है कि ये ट्रस्टीशिप ये बताती है, ट्रस्टीशिप थ्योरी नहीं, ये रॉबर्टन का स्टेटमेंट है और ये हमारा ट्रस्टीशिप का मतलब इन्होंने क्या किया? इन्वर्स कर दिया. तो आई थिंक यू बोथ ए एंड आर स्ट्रिक्टली फॉल्स क्योंकि एनटी ने क्या कर दिया? उनका नाम को स्वैप कर दिया है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following early British era legislation is explicitly considered anti-labor because treated worker leaving their job as a क्रिमिनल ऑफेंस? उन्होंने कहा कि जो अर्ली ब्रिटिश एरा आया था जो सेल्फ इंटरेस्ट वाला था उन्होंने कहा कि एक एंटी लेबर लॉ बनाया था. वो कौन सा था? तो आपको पता है वो कौन सा था? वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859. तो कुछ तो आपको नाम से पता चल गया. ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कि ब्रीच कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट को तो एज ए वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगी. प्योर एंटी लेबर लॉ था, लेबर के खिलाफ था. देन क्वेश्चन नंबर 8. Under religious theory, investment refers to clearing sins from past exploitation. Atonement refers to providing welfare to secure heaven in afterlife. देखो यहाँ पे भी इसने इंटरचेंज कर दिया. अब मैंने बोला ना आप असेसिव रीजनिंग जब भी सॉल्व कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो. रिलीजियस थ्योरी में इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो क्या था? आफ्टर लाइफ के बाद में हमें हेवन प्रोवाइड होगा इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है. फ्यूचर में हमें बेटर मिलेगा. आप ऐसे करो कि इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में बेटर मिलता है ना. तो ऐसे आप याद करो इसकी कोडिंग को. अटोनमेंट क्या है कि अगर आप अभी प्रोवाइड कराओगे तो आपको जो पास्ट में जो आपने गलत काम किए उनसे आपको मुक्ति मिलेगी. तो ये भी हमारे दोनों फॉल्स हैं. तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स. अटोनमेंट क्लियरिंग पास्ट सन, इन्वेस्टमेंट बेटर नेक्स्ट लाइफ हेवन. देन थैंक यू सो मच. अब आज हमारा थ्योरी, इवोल्यूशन एंड लेबर फाउंडेशन कमिटी कंप्लीट हुए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैपिंग ऑफ लेबर लॉ. If you are satisfied my video, then please share your feedback in comment section. अगर आपको JRF क्रैक करना है, अगर आपको कुछ भी सीरीज अपनी जो आइडिया है, जैसे अभी एक बच्चे ने कहा था मुझसे कि आप मुझे PYQ अटैच करके दीजिए तो मैंने दिया. तो आप हमें सजेशन दिए हम और बस हमारा टारगेट एक ही है कोड 55 में JRF को क्रैक करना है. ठीक है. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेटेड वीडियो.